ओके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ। स्वागत है आप सभी का क्रैश कोर्स के अंदर, है ना, जो कि हम एसआरबी नेट लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए करवा रहे हैं। मॉर्निंग में जो लेक्चर हुआ था उसमें थोड़े से ग्लिच होने की वजह से मैं इसका एक रिकॉर्डेड सेशन डाल रहा हूँ, ताकि लाइव फॉर्म में क्लासेस कंटिन्यूसली उसी टाइम चलेगी, 6:30 से 8:30 मॉर्निंग में हर दिन जो है क्लासेस आपकी चलेगी। मैंने आप लोगों के साथ पूरा प्लान डिस्कस किया हुआ है, किस तरीके से कौन सी क्लासेस होगी, क्या क्या सारी चीज़ें होने वाली है। आप लोगों के पास एक कोर्स प्लानर है, वो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, 100 डेज का ही टाइम है हमारे पास, कोई ज़्यादा समय है नहीं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि चीज़ें जब करवाई जा रही तो हम लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है कभी हमेशा नहीं मिलती है ना, केवल कभी कभी ही आपको अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है। तो अगर जब भी मिल रही है तो क्यों ना हम उसका फायदा उठा लें, कि नहीं। तो ये हमारे लिए स्कोप की बात है। तो हमेशा आप लोगों को जो है एक्टिव रहना है, पंक्चुअल रहना है फॉर ग्रेटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑलवेज, है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि सभी को अपना कैरियर बनाना है, तो इससे अच्छा टाइम अभी नहीं होगा, है ना। इफ़ यू आर क्रैकिंग द नेट एग्जामिनेशन, तो किसी भी आप कॉलेज में जाकर के प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो एक अच्छा खासा पैकेज आप लोगों को मिल जाएगा। और अच्छे से अगर आप आगे गए कि लाइक आपने मेंस दिया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू, तो आप एक साइंटिस्ट लेवल की चीज़ों को भी आप ग्रैब कर पाते हैं। तो देखिए, इस बार जो है अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी, सारी पोस्ट आप लोगों के लिए आई हुई है ना। तो इसके बेसिस पर हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने मेजर जो आप लोगों के सोर्सेज होते हैं ना, मेजर सोर्सेज में उन लोगों की चीज़ों के बारे में बात किया था। मैंने सारे जितने भी रिवर थे, कितना उसका केचमेंट एरिया था, उसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ अ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और आज के इस कंप्लीशन हम लोग करें। देखिए, इंडिया में देर इज 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। मैंने सबसे पहले कल डिस्कस किया था कि भाई साहब, एक तो सरफेस वाटर होता है, एक तो ग्राउंड वाटर होता है, और एक क्या सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, और तीसरा क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिपिटेशन जो वाटर आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, वो सारा वाटर हमारे पास सोर्सेज के फॉर्म में हमको देखने के लिए मिलता है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है, तो इसमें इसका जो मॉनिटर करता है वो कौन कर रहा है, कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स कहाँ से हैं, कितने हैं, इनका मॉनिटर कौन करता है। तो इसका एक बोर्ड बना होता है, द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB करके एक बोर्ड है, जो मॉनिटर करता है बेटा ग्राउंड वाटर लेवल्स को 4 टाइम ऑफ अ ईयर। ओके, एक साल में 4 टाइम वो क्या करता है, मॉनिटर करता है। तो इस 4 साल में, सॉरी, 4 टाइम एक साल में, तो इसकी लिए आपको जनवरी में, अप्रैल या मई में, अगस्त में, नवंबर में, इस तरीके से क्या करता है, आपको मॉनिटर करने का काम करता है। तो दिस इज द बेनिफिशियल ओके पॉइंट फॉर यू एग्जामिनेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो पहला होता है स्टैटिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स, जो कि स्टैटिक फॉर्म में रहता है ना, बहुत सालों तक इसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आता, वो स्टैटिक कहलाता है। बेसिक से अगर हम लोग देखें तो ये वो पानी होता है ना, जो डीप एक्यूफर्स में होता है और ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। अगर हम लोग एक्सेस लेना चाहे तो इजीली हम लोग एक्सेसिबल नहीं ले पाते, है ना। हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा डिप्थ तक जाना पड़ेगा, देन वी कैन गेट द वाटर। ओके, लेकिन इजीली नहीं मिल पाता है। तो ये इस टाइप का ये ऑर्डर होता है। और दूसरी चीज़, ये लॉन्ग टर्म बैकअप रिसोर्स के रूप में हमारा यूज़ होता है, कि जैसे लॉन्ग टर्म में हमारा हुआ उस जगह पे मान लो सूखा पड़ गया, तो फिर वो ये स्टैटिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को क्या करते हैं, जो आपके ऊपर जो रिसोर्स बने होते हैं उनको ग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन करने का काम करता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन एक्यूफर एस्टिमेटेड एज 10,812 BCM, आपका जो है वॉल्यूम बताया गया कि स्टैटिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में हाउ मच अमाउंट ऑफ द वाटर विल बी अवेलेबल। तो 10,812 BCM आपका इतना जो है टोटल वॉल्यूम है किसका, ग्राउंड वाटर का, जो एक्यूफर में जमा है। दूसरा आपका सोर्स है बेटा डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स। ओके, डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स की बात करें तो ये वो पानी होता है ना जहाँ रिचार्ज होता है हर साल, है ना। लाइक आप लोगों की प्रेसिपिटेशन हर साल होगी, तो आप लोगों को रिचार्ज देखने के लिए मिलेगा हर साल, है। तो जो हर साल बारिश या सरफेस वाटर्स के थ्रू जो आप लोगों को वाटर देखने के लिए मिलता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डायनामिक वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्स होता है। द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर दैट कैन बी रिचार्ज एनुअली एंड सस्टेनेबली यूटिलाइज एस्टिमेटेड एट 432 BCM। इसका जो क्वांटिटी की बात करें तो 432 BCM आपका जो है वाटर आप लोगों का डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स होता है, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा यूजेस में होता है ये वाटर। अगर आप लोग देखें तो यूजेस इसका बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें जो है
हर साल जब बारिश होती तो ऑब्वियसली बात है दोबारा से वो क्या कर लेता है, पानी वहां पर भर जाता है। तो ये ग्राउंड वाटर रिसोर्स इस तरीके से होता है। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने की, देखिए इंडिया हैज अ डाइवर्स रिवर बेसिन सिस्टम कैटेगराइज बाय साइज। ओके, डाइवर्स बेसिन सिस्टम आप लोगों ने देखा, जिसमें से हम लोगों ने कल बात किया था 12 मेजर बेसिन की, जो कवरिंग लार्ज एरिया, जो कि क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े एरिया में, बड़े पैमाने पर हम लोग इनमें इन चीजों के बारे में बात किया था। तो बहुत बड़े पैमाने पे आप लोगों को एरिया देखने के लिए मिला। दूसरी चीज, वाटर यूटिलाइजेशन वेरीज वाइडली अमंग बेसिन। ओके, वाटर यूटिलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है आपको बड़े बेसिन के फॉर्म में, है ना। ग्राउंड वाटर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर, जो कि एक मेजर सोर्स होता है जो क्लोजली मॉनिटर किया जाता है किसके द्वारा, सीजीडब्ल्यूबी के द्वारा, जो मैंने अभी बताया आपको कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा ये मॉनिटर करके करते हैं। सस्टेनेबल यूज के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोगों की क्लियर होना चाहिए, है ना। ये पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों की क्लियर है। और इसी से क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग बताएंगे, जो नोट्स बना रहे हैं उसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं, यू विल बी डूइंग अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, बिकॉज ऑफ दैट कि बहुत सी बुक्स के साथ हम लोगों ने रेफरेंस लेकर के कंटेंट तैयार किया है। आर सुरेश की बुक है एंड अदर जो साइंटिस्ट है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, उन सभी की बुक से हम लोगों ने कंटेंट निकाला है। अब ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ करके आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का वेरी कर रहा है ना। अलग अलग टाइप के टॉपिक्स आपको हर जगह से अलग अलग मिले, किसी भी एक बुक में पूरा कवरेज नहीं है। तो ये चीज़ भी आप समझिए। और जो रेफरेंस लिया गया है वो अच्छी अच्छी किताबों से हम लोगों ने इसमें रेफरेंस रखा है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप विश्वास कर लीजिए, जो भी है यहीं से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन। अगला, अब इंडिया की मैंने बात किया कि बेटा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात किया इंडिया में, तो अब मैंने रिसोर्स के बारे में देखा कि देर इज टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें कुछ चीजों के बारे में हम लोग और बात करते हैं। जैसे हम लोग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को ही आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि पोटेंशियल के बारे में, कि ग्राउंड वाटर का जो पोटेंशियल है वो किस तरीके से देखने के लिए मिलता है इंडिया में। पोटेंशियल मतलब कि उसको धारण करने की क्षमता, एक जगह पर जमा करके रखी गई चीजें या उसकी जो क्षमता होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल के फॉर्म से, है ना। तो सबसे पहले आता है आपका गंगा बेसिन। गंगा बेसिन इज अ मैक्सिमम ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो सबसे ज्यादा इंडिया में ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल करता है वो कौन करता है, गंगा बेसिन करता है। लगभग 171 किलोमीटर क्यूब वाटर ये क्या करता है, अपने अंदर पोटेंशियल करके रखता है। ठीक है, तो एक ये आपको डाटा करेक्टली याद रखना है कि ग्राउंड वाटर का 171 किलोमीटर क्यूब तक का जो है ये वॉल्यूम क्यूब में है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम होता है, पोटेंशियल अबाउट 171 किलोमीटर क्यूब वॉल्यूम में इसका वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, विच इज 38% ऑफ इंडिया टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। क्या होता है, 38% ऑफ द टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ इंडिया। टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल का 38% आप लोगों को वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, है ना। तो ये चीजें आपकी क्लियर होती हैं यहाँ से। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इज हाईएस्ट इन द इंडस बेसिन एट 77.7%। जब हम इंडन इंडस बेसिन की बात करते हैं तो हाईएस्ट ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इसका भी होता है ना, एस परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो 77.7% ग्राउंड वाटर पोटेंशियल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और जो मैक्सिमम ग्राउंड वाटर पोटेंशियल होता है वो गंगा का होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, गंगा का मैक्सिमम होता है और एज अ परसेंटेज की हम लोग बात करें तो 77.7% आप लोगों का जो है इंडस बेसिन का होता है। तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। ऑब्वियसली बात है, उत्तर प्रदेश से ही जो नदियां जाती है, तो ये भी एक प्रकार से हाईएस्ट ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ये भी अपने अंदर रखता है उत्तर प्रदेश। फिर पंजाब हैज द हाईएस्ट यूटिलाइजेशन एट 94%, फॉलोड बाय हरियाणा, तमिलनाडु एंड राजस्थान। यहाँ पर बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है, बेसिकली उत्तर प्रदेश में भी जो है एक हाईली ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ये रखता है। उसके बाद इनमें बात बताया है कि जो स्टेट वाइज अगर हम लोग ग्राउंड वाटर का यूसेज देखें तो पंजाब में 95% ऑफ द ग्राउंड वाटर विल बी यूज। ओके, यहाँ पर 4 स्टेट के बारे में दिया गया है ना। सबसे पहला स्टेट है आप लोगों का पंजाब। पंजाब में जो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन है, देखिए 94% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइज किया जाता है पंजाब में। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे बात चल रही है। दूसरा हरियाणा, हरियाणा इज स्टेट इन विच 84% ऑफ द ग्राउंड वाटर विल बी यूज। तो ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है वहाँ पे। तमिलनाडु की बात की जा रही तो तमिलनाडु में टोटल ग्राउंड वाटर का 60.44% आपको जो है ग्राउंड वाटर वहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है। देन राजस्थान आता है। राजस्थान में भी टोटल ग्राउंड वाटर मान लो 100% है,
तो उसका 50.63% आप लोगों को ग्राउंड वाटर किसके पास है, राजस्थान के पास है। तो इस तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ द कंडीशन, है ना। तो स्टेट वाइज किस तरीके से हो गया, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड राजस्थान। उसके बाद में जब नीचे हम लोग जाते हैं तो यूटिलाइजेशन फिर अलग अलग स्टेट के होते हैं। बेसिकली जो डाटा पूछा जाता है वो इन चारों स्टेट से पूछा जाता है, क्योंकि इसका डाटा अप्रोक्सीमेटली 50% से ज़्यादा है। दैट्स वाई ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कवरेज करने के लिए मिलती है। तो ये क्लियर हुई होगी आप लोगों की यहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में जो है सबसे कम यूजेस होता है ना, ये चीज आपको याद रखना है, मैंने पॉइंट भी कवर करवाया है। देखिए, यूटिलाइजेशन की बात करें तो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा है, लेकिन सबसे कम कहाँ हो रहा है सर, तो सबसे कम अगर हम लोग देखें तो मणिपुर इज ए स्टेट, है ना, 7 बहनों का जो स्टेट है तो उनके बीच में मणिपुर आता है। तो मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहलाता है, और इसके अंदर में 33.43% ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हम लोगों को देखने के लिए मिला। तो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन 33.43% कहाँ पर है आप लोगों का, ये देखने के लिए मिल रहा है आपको मणिपुर स्टेट में। ये बेसिकली ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, द एवरेज ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल इज 37.2%। अगर हम नेशनल लेवल में जाकर के बात करें तो एवरेज ग्राउंड वाटर का जो डेवलपमेंट हुआ है नेशनल लेवल पे वो 37.2% इतना आप लोगों का डेवलपमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता हो। अब बात करेंगे, देखिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड यूज, है ना। रिचार्ज और यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कंडीशन। इसके बाद फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन देखेंगे, है ना, और ग्राउंड वाटर के कितना एक्सट्रैक्शन होता है वो चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसको 3 टाइप से बांटा गया। सबसे पहले टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना हो रहा है। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर का रिचार्ज जो हम लोग देख रहे हैं एनुअली फॉर्म में 431.86 बीसीएम तक का आप लोगों का टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज आप लोगों को देखने में। रिचार्ज मतलब पुनर्भरना, है ना। एक बार आपका वाटर खत्म हुआ कहाँ से होगा, अभी मैंने 2 सोर्सेज के बारे में बात की है कि स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। तो डायनामिक से होगा ना ऑब्वियसली बात। तो उसमें 431.86 बीसीएम टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होता है, जिसमें मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज विल बी मानसून रेनफॉल कंट्रीब्यूट अबाउट 58% एंड एनुअल रिचार्ज जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है दैट इज 252 बीसीएम, है ना। 2 टाइप से आप लोगों का होता है, एक तो मानसून और नॉन मानसून के साथ में, और एक केवल मानसून सीजन में होता है। तो केवल मानसून सीजन में हम लोग बात करें तो टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज का 58% जो है मानसून सीजन में आपको देखने के लिए मिलता है। मानसून सीजन मतलब जून जुलाई अगस्त का जो मंथ होता है ना, वो वाला जो मानसून सीजन कहलाता है। तो उस समय में जो है 58% ये कंट्रीब्यूट करता है, और टोटल एनुअल रिचार्ज का 252 बीसीएम आप लोगों का उस समय आप लोगों को मिलता है। तो परसेंटेज एंड बीसीएम में दोनों में वैल्यू आपको याद रखनी है। फिर जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कंट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, वो मानसून और नॉन मानसून दोनों सीजन में होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बारिश अनप्रिडिक्टेबल फॉर्म में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। कभी भी एक खट्टे बारिश हो जाना, तो वो चीजें भी आती। अब वो चीजें कहाँ पर आएगी, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में आपको देखने के लिए मिलता है। लाइक मानसून हो गया, नॉन मानसून का जो सीजन होता है, तो उसमें 67% ऑफ टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होता है। तो बचा हुआ कितना है, 67% जो ग्राउंड वाटर होता है वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन उसका जो टोटल बचा हुआ है उसका 67% आप लोगों को वहां पे देखने के लिए मिलता है। ओके, और जो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अदर सोर्सेज भी हमारे इसमें यूज होते हैं, जिसमें से अदर सोर्सेज की बात करूँ तो कैनाल सीपेज, कैनाल के द्वारा जो सीपेज हो रहा है, या रिटर्न फ्लो ऑफ फ्रॉम इरिगेशन, है ना। इसके बारे में मैंने कवर किया है सारे पॉइंट्स को, है ना। ये लेक्चर में पहले ही बता दिया था मैंने कि रिटर्न फ्लो फ्रॉम इरिगेशन क्या होता है ना। कैनाल क्या होता है, कैनाल के अंदर से सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी फ्लो एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी इनफिल्ट्रेट इनटू द सॉइल, तो उसी को कैनाल सीपेज कहते हैं। हाँ, रिचार्ज फ्रॉम टैंक्स, है ना, टैंक्स पॉन्ड्स वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स के द्वारा क्या हो जाना, रिचार्ज हो जाना। तो दैट कंट्रीब्यूट टू 33%। ओके, और ये क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें 33%। तो 67% एंड 33% विल बी एडिड, और आप लोगों के 100% ऑफ द ग्राउंड वाटर विल बी द रिचार्ज देयर। ओके, तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हुई कि भाई मानसून और नॉन मानसून मिला के किस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पर आप लोगों की सारी चीजें मैंने क्लियर किया है कि, है ना। तो इतने में ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई रिचार्ज कैसे हो रहा है। फिर दूसरा डाटा आपका आता है एनुअल एक्सपेक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होते हैं ग्राउंड वाटर के, उससे कितना एनुअली एक्सपेक्टेबल होता है,
कितना हम लोग कर सकते हैं, है ना, क्षमता कितनी है हमारे पास कि हम लोग इतना ग्राउंड वाटर को एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, उतना वाटर हम लोग वहां से यूज कर सकते हैं। तो भारत की जो क्षमता है एक्सेप्टेबल करने की, दैट इज 392.7 बिलियन क्यूबिक मीटर। ओके, 392.7 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर यू कैन एक्सेप्टेबल। ओके, आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में। तो ये इंडिया में सबसे बड़ा चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, एनुअल एक्सेप्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स में 392.7 बिलियन क्यूबिक मीटर विल बी हेल्प। ओके, नेक्स्ट, एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो देखिए, एक्सेप्टेबल तो कितना है, 392.7 BCM तक का है। लेकिन ऐसा होगा क्या भाई साहब, उतना तो हम लोग यूज भी नहीं कर पाएंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। डोमेस्टिक पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस और इरिगेशन पर्पस, ओनली 3 टाइप्स में हम लोग ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, उतना हम लोग यूज नहीं करते, और हम लोग एनुअली कितना कर रहे हैं बेसिक वे में अगर बात करें तो उतने का केवल 248.69 BCM वाटर हम लोग एनुअली क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल, बोरवेल, है ना, नल, उन सभी की चीजों के द्वारा हम लोग एनुअली जो है, और 248.69 बिलियन क्यूबिक मीटर हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल यूज करें। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है उसका डाटा भी याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक छोड़ते हैं। अब देखिए, ग्राउंड वाटर यूज जो करते हैं ना, वो उसका एक अलग सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कि देखिए, मैंने 3 चीज बताया। ग्राउंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज के हिसाब से कहाँ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस में कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में अगर हम लोग देखें तो इरिगेशन पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस हम लोग यूज करें। तो भाई परसेंटेज भी तो पता होना चाहिए कितना अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। तो देखिए, अबाउट 89% ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, है ना, 221.46 BCM इज यूज फॉर द इरिगेशन। इरिगेशन पर्पस के लिए टोटल ग्राउंड वाटर का मान लो 100% आपका ग्राउंड वाटर है, 100% मैंने अभी बताया कि 248.69 BCM वाटर आपका एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसका केवल जिसमें से केवल सॉरी जिसमें 221.46 BCM तो भाई साहब किसका यूज हो गया, इरिगेशन का यूज हो गया। तो 89% ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट बाय द इरिगेशन ऑल्सो, तो है ना, तो ग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में 89% तो पहले ही यूज हो गया ना। तो उसके बाद जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो हमारे पास ग्राउंड वाटर बच रहा है, अबाउट 27.24 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो कि 11% ऑफ द टोटल एक्सट्रैक्शन आपका होता है ना। केवल 27.24 आपका BCM जो यूज हो रहा है वो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसका परसेंटेज भी याद रखना है। तो आई होप आप लोग कॉपी में नोट करते हुए जा रहे होंगे ना, ये फैक्चुअल डाटा है भाई साहब, ये याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई आप लोग जो है चीजें वो नहीं कर सकते, है ना, तो ये चीजें होती हैं। तो अबाउट 89% ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जिसमें से 11% आप लोगों का डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछेगा। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस होती है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में एक डाटा लिखा है, दैट इज 63.33%। ये क्या है भाई, ये डाटा क्यों लिखा गया है, तो ये देखिए, ये बताता है कि एक्सट्रैक्ट किया गया पानी टोटल पोटेंशियल का कितना पार्ट है। ओके, कि जो हम लोगों ने वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है वो टोटल ग्राउंड वाटर, ओके, जो हमारा टोटल 100% ऑफ द ग्राउंड वाटर है उसका कितना परसेंटेज है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। मान लो मेरे पास 100% ऑफ द ग्राउंड वाटर है अवेलेबल, 100% में मैं कितना यानी कितना निकाल सकता हूँ वो डाटा आपको पहले से पता है। उसका मैं 63.33% ऑफ द वाटर कैन एक्सट्रैक्ट। ओके, तो 63.33% जो वाटर में पोटेंशियल का कितना पार्ट है वो चीज बताया जा रहा है कि स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, जो मैंने डाटा दिया है वो टोटल का 63.33% है। तो ये आपको याद रखना है, स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आप लोगों को वहां से क्लियर होगा, है ना, कि 100 है जिसमें से 63.33% केवल आप लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर यूजर्स पर्पस। कौन कौन सी यूजर्स, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल एंड ऑब्वियसली बात है थर्ड कौन सा आ जाएगा आप लोग का, डोमेस्टिक। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों का यहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट्स नियरली 62% ऑफ इरिगेशन वाटर इन इंडिया।
ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट करता है नियरली 62% ऑफ इरिगेशन वाटर इंडिया में। ओके, एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज हाईएस्ट इन द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र एलुवियल बेल्ट in the northeast and northeast India, ranging from 0.25 to more than 0.5 meter per year. ओके, कंट्रीब्यूशन की बात करें, ओके, एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज अगर हम लोग बात करें, ओके, तो ग्राउंड वाटर इरिगेशन में जो पहले पॉइंट तो हम लोग इसको समझते हैं कि जो ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है 62% इरिगेशन वाटर में हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ग्राउंड वाटर से हम लोग 62% ऑफ इरिगेशन वाटर हम लोग इसमें देखने के लिए मिल रहा है ना। 89% मैंने बताया था कि टोटल एक्सट्रैक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर टू कंप्लीट ग्राउंड वाटर की केवल बात करें तो 62% ऑफ इरिगेशन वाटर इन इंडिया हमारे यूज है। देखिए डाटा आप लोगों को कंफ्यूजन में डालेगा। अभी मैंने क्या, इसके पहले क्या बात की थी कि 89% ऑफ द इरिगेशन पर्पज यूज हो रहा है, कौन सा वाटर है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो टोटल ग्राउंड वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ सरफेस के नीचे जो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे उसका 62% केवल इरिगेशन वाटर के लिए ही बना हुआ है ना। तो उसका 62% हम लोग इरिगेशन वाटर के लिए यूज कर रहे हैं आफ्टर द एक्सट्रैक्शन, और टोटल ग्राउंड वाटर को हम तो इससे निकालते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना ये चीज? तो ओके, ये आप लोगों की क्लियर हुई। फिर एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज द हाइएस्ट in the Indus Ganga Brahmaputra alluvial belt in the north, east and northeast India, ranging from 0.25 to more than 0.5 meter per year. ओके, तो ये पर ईयर में हमारा 0.25 से लेकर के 0.5 मीटर पर ईयर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ओके, ये एलिवेल बेल्ट के अंदर में देखने के लिए मिलता है। बोला गया कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज वेरी हाई, रिचार्ज रेट जो होता है इसका 0.25 टू ग्रेटर देन होता है 0.5 मीटर एनुअली, है ना। तो रिचार्ज रेट ये आपका इस तरीके से होता है कि कितनी तेजी से आपका रिचार्ज होता है। 0.2 रेंजिंग फ्रॉम 0.25 मोर देन होता है 0.5 मीटर के अप्रॉक्स। तो ये चीजें आपको देखने के लिए यहाँ से मिल रही है। नेक्स्ट, अब ये हमारा ग्राउंड वाटर का टॉपिक यहाँ से खत्म। ठीक है, ग्राउंड वाटर तक हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया, तो ग्राउंड वाटर तक हमारी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर क्लियर है। नाउ कम्स इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की हिस्ट्री क्या है भाई इंडिया में, हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ता है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इरिगेशन पोटेंशियल राइट नाउ। हमारा वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, जो मैंने फर्स्ट डे में आप लोगों को बताया था। फर्स्ट डे में हमारे दो टॉपिक थे, पहला क्या था, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, कि वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया था, तो मैंने वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में पूरी बात किया। अब इरिगेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि कितना इरिगेशन पोटेंशियल इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है, कैसा है, वो सारी चीज़ों को आज के अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या है भाई इरिगेशन की, इरिगेशन आया कहाँ से। तो इरिगेशन बेसिकली देखिए एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ पर देश में जो है इरिगेशन किया जा रहा है ना। इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ इरिगेशन लाइक वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स एंड डैम्स का जिक्र वेदास में भी है। जो हम लोग वेद पढ़ते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ वेदास इन द इंडियन कल्चर। एंड यहाँ पर जो है इरिगेशन जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है किससे, एंशियंट टाइम से। प्राचीन भारत में ही हम लोगों ने एंशियंट टाइम में देखा था कि कुएं के जो साक्ष्य थे हमारे आईबीसी से मिले थे, आईबीसी इन द सेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप लोगों को देखने के लिए मिला था। तो वहाँ वहीं से नालियों का फॉर्मेशन शुरू हो गया था, तो उसी के थ्रू वाटर जो है एग्रीकल्चर वाटर्स के लिए पाइपलाइंस बनाई गई थी, है ना। तो वो चीज़ें वहीं से इरिगेशन वहीं से यूज हो गया था, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली बीसी 2500 बीसी टू तो 700 बीसी तक का ये जो पीरियड होता है वहाँ से हमारा मानते हैं हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का ओरिजिन, तो वहाँ से ये यूज हो रहा है। ठीक है, द वेदास कंटेंट्स मेनी रेफरेंस टू वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स एंड डैम्स। हाँ, तो ये इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है वेदों में कि भाई डैम था, वेल था, टैंक था, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ थी। और ये जो डैम्स, कैनाल्स वगैरह सारी चीज़ें बनी थी, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट इंजीनियरिंग। उस समय का जो इंजीनियरिंग दिमाग था वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि उस समय में बनाई जा रही थी चीज़ों को। लाइक बुल्ट इन कावेरी रिवर, ओके, जो कावेरी रिवर पे डैम बना है वो उस समय की इंजीनियरिंग को अभी भी शो करता है। कावेरी रिवर डैम आप लोग कभी देखे होंगे, है ना, तो कभी देखना, वो आज भी जो है एग्जाम्पल सेट कर रहा है ना। ये सेकेंड सेंचुरी में बनाया गया था, सेकेंड सेंचुरी इन एडी, है ना। तो एडी की बात किया जा रहा है तो उसमें कंस्ट्रक्टेड सेकंड सेंचुरी में देखने के लिए मिला आपको। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एंशियंट इंजीनियरिंग जो है ब्रिलियंस, ये जो है एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट इंजीनियरिंग ब्रिलियंस के ये एग्जाम्पल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती है कि हिस्ट्री में जो है इरिगेशन की बात करें
तो बस पहले से हमारी ये चीजें स्टार्ट हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेस्ड सिग्निफिकेंटली in the 19th century with the contribution of dams like पेरियर डैम। ओके, फिर ब्रिटिश एरा आया 19th सेंचुरी में। ब्रिटिश स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इरिगेशन, और उन लोगों ने क्या किया 19th सेंचुरी में आकर के इरिगेशन स्टार्ट किया, और उस समय उन्होंने कुछ डैम्स बनाए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाया गया डैम था पेरियार डैम था। उन्हें सबसे पहले फॉर्मेशन किए बेटा पेरियार डैम। सेकेंडली दे मेड द मैटूर डैम। ओके, सबसे पहले उन्होंने पेरियार बना दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया मैटूर डैम का फिर फॉर्मेशन किया। उसी तरीके से जो है फिर उन लोगों ने डैम बनाया। फिर हमारे यहाँ पे देखिए 19th सेंचुरी में हमारे यहाँ पे जो है निज़ाम वगैरह भी थे, प्रिंसेस भी थे, है ना। तो जो प्रिंसली स्टेट प्रोजेक्ट थे वो भी हम लोगों ने को देखने के लिए मिला ब्रिटिश एरा में, है ना। तो उस समय जो प्रिंसली स्टेट्स में फिर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, है ना। तो वहां पर फिर दो टाइप के आप लोगों के फेमस जो प्रोजेक्ट थे वो आप लोगों को देखने के लिए मिले, जिसमें एक निजामा सागर और एक कृष्णराज सागर डैम आप लोगों के लिए बिल्ड किया गया लोकल रूरल के द्वारा इन देयर नेटिव स्टेट। ओके, उनके जो पड़ोसी राज्य थे उनमें आप लोगों को ये निजाम सागर और कृष्णा सागर डैम वहां पर फिर बनाने की चीजें देखी गई थी। ब्रिटिश एरा जब आया 19th सेंचुरी में, जब डेवलपमेंट बढ़ा, क्योंकि दे गेट अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अदर कंट्री। ओके, अपनी कंट्री से उन लोगों ने टेक्नोलॉजी लाया भारत में व्यापार करने के हिसाब से उन लोगों ने फिर इन सारी चीजों को बनाया, है ना, समय बचाने के लिए। तो एक तो ब्रिटिश लोग बहुत ही तेज दिमाग के थे, तो ऑब्वियसली वो चीजों के लिए केवल अपने प्रॉफिट के लिए चीजों को जो है फॉर्म करते थे, और वहां से फिर हमको एक नई चीजें देखने के लिए मिली। जैसे आप लोग हावड़ा ब्रिज का नाम सुना होगा, है ना, जैसे कोई कोलकाता के स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास, तो दे नो अबाउट द हावड़ा ब्रिज। ओके, तो हावड़ा ब्रिज में जो फॉर्मेशन हुआ है वो कितना खतरनाक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कि उस समय का बना हुआ है, लेकिन आज भी हजारों गाड़ियां उसके ऊपर से भी जा रही है, तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उस तरीके की मजबूती भी मिलती थी उस समय ब्रिटिश एरा में, तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिली। ओके, और जो ब्रिटिश एरा था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इरिगेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था, वो बेसिकली 1854 में ही ब्रिटिश सरकार ने जो है इरिगेशन की एक पॉलिसी बनाई थी। उन लोगों ने फिर एक पीडब्ल्यूडी जो है डिपार्टमेंट भी बनाया। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ओके, उन लोगों ने फॉर्मेशन किया आफ्टर द 1854। इरिगेशन पॉलिसी बनाई, अब उसकी देखरेख कौन करेगा, तो ऑब्वियसली पीडब्ल्यूडी करेगा, है ना। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह की सारी चीज़ों की जो देखरेख होती है आज भी, है ना, वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत की जाती है। वहाँ पर आपके इरिगेशन इंजीनियर्स बैठते हैं, है ना, तो वहाँ पर पोस्ट खाली होती है असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह की। तो पीडब्ल्यूडी विभाग में भी बहुत ही बड़ी पोस्ट निकलती है इरिगेशन डिपार्टमेंट से। तो ये आप लोगों का, अगर ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा एक्टिव रहना है, पीडब्ल्यूडी में निकला है या नहीं निकला वो। ओके, और सेटअप अ सेपरेट फंड फॉर इरिगेशन वर्क। और देखिए उन लोगों ने क्या एक सेटअप किया और एक सेपरेट फंड प्रोवाइड करवाया इरिगेशन वर्क करने के लिए। सेपरेटली फंड प्रोवाइड करवाने का भी काम इन लोगों ने किया। ओके, तो इस तरीके से जो है इरिगेशन को बताया गया। अब सेपरेट फंड मिला भाई साहब, अब सेपरेट फंड मिला तो ऐसा तो नहीं किसी भी चीज को देख करके दे दिया होगा। तो इरिगेशन के लिए फंड मिल रहा है ना, तो इरिगेशन के लिए देखिए अब यहाँ पर आपके कुछ टाइप्स के फॉर्म में फिर हम लोगों को चीजें देखने के लिए मिलेगा। तो टू कैटेगरीज ऑफ इरिगेशन वर्क वर आइडेंटिफाइड। ओके, दो कैटेगरीज में इरिगेशन वर्क को आइडेंटिफाइड किया गया। कैसे सर? सबसे पहला आता है आपका माइनर इरिगेशन वर्क, एंड सेकेंडली आप लोग देखेंगे मेजर इरिगेशन वर्क। ओके, तो माइनर इरिगेशन वर्क की बात करते हैं। तो इनिशियली एम किया गया प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग कल्टीवेशन एंड रिवेन्यू के ऊपर। जो माइनर इरिगेशन वर्क था उसका जो एम था वो सबसे पहला क्या देखा गया, उसमें कुछ एम रखा गया कि भाई हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे जो एग्जिस्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है उसको, है ना। तो इरिगेशन वर्क के थ्रू हम लोग एक्सिस्टिंग कल्टीवेशन को भी जो है प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसको फंड कहाँ से मिला, माइनर इरिगेशन वर्क को कौन ने फंड किया था, तो जनरल जनरल रिवेन्यूज के द्वारा इसको जो है फंडेड किया गया था। तो आपको यहाँ से बेसिक बेसिक जो चीजें मैं बता रहा हूँ केवल वो चीजें याद रखें। सबसे पहले इसका एम था प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा, इसको जो फंड मिला था जनरल रिवेन्यूज के द्वारा इसको फंडेड किया गया था। इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड थी, जिसमें सबसे पहला आपका प्राइवेट इरिगेशन वर्क का रिनोवेशन करवाना। ओके, लेटर इंक्लूड प्राइवेट इरिगेशन वर्क एंड रिनोवेशन। रिनोवेशन ऑफ प्राइवेट इरिगेशन मतलब रिनोवेशन करवाना किसका, प्राइवेट इरिगेशन जो वर्क हो रहे थे उन सभी का रिनोवेट करवाना। दूसरी चीज, ग्रो मोर फूड कैंपियंस। ओके, फूड कैंपेनियंस को क्या करना है, ग्रो करवाना, है ना, ज्यादा बड़े पैमाने पर फूड कैंपेनियंस को चलाना, उनको ग्रो करवाना, ये भी इसका एक पार्ट था माइनर इरिगेशन
वर्क्स के अंतर्गत में। थर्ड, पब्लिक ट्यूबवेल्स को भी ऐड किया गया 1845 में। ओके, तो पहला माइनर इरिगेशन जब आप लोगों के वर्क्स हुए तो वहां पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया। और जो पब्लिक ट्यूबवेल्स को जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये बनाया पार्ट अपना 1845 में। तो पब्लिक ट्यूबवेल्स कब बना? 1845 में पार्ट बना इरिगेशन डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखना है बेसिकली, वो चीज वहां से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, मेजर इरिगेशन वर्क। अब बात करेंगे मेजर इरिगेशन वर्क के बारे में, तो ये फाइनेंस किया गया पब्लिक लोन्स के द्वारा। पब्लिक लोन्स इसके द्वारा फंडेड किया गया है ना। रिक्वायर्ड क्यों था? तो प्रोडक्टिविटी क्राइटेरियन के लिए इसका जो है रिक्वायर्ड हम लोगों को देखने के लिए मिला। मस्ट बी प्रोडक्टिविटी एंड बेनिफिशियल था ये ना, प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल दोनों फॉर्म में ये था। और मेजर इरिगेशन वर्क आप लोगों को वहां से देखने के लिए, तो बोथ आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना। दो वर्क थे जिसमें आप लोगों को इसका एम किसके द्वारा फंडेड किया गया, क्योंकि पैसे कौड़ी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो वो चीजें आप लोगों के यहाँ पे देखने के लिए। तो मेजर इरिगेशन वर्क और जो माइनर इरिगेशन वर्क में आप लोगों को ये पॉइंट को याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था आप लोगों को, तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों ने आई होप लिखा होगा, रिवाइज कर रहे होंगे, है ना। अब बात करते हैं हम लोग रोल ऑफ इरिगेशन इन प्रिवेंटिंग फेमाइन। ओके, हिस्टोरिक फेमाइंस इन इंडिया। ओके, फेमाइंस हिस्टोरिक अगर हम लोग बात करें तो देखिए द फेमाइन कमीशन 1880। ओके, लास्ट, चलिए मैं बेसिकली बात करता हूँ कि फेमाइन कमीशन और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो लास्ट 150 ईयर्स में 8 मेजर फेमाइन अकॉर्ड आप लोगों को देखने के लिए मिला है ना। लास्ट 150 साल में 8 मेजर फेमाइंस आप लोगों को देखने के लिए मिला है। लास्ट मेजर फेमाइन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बंगाल फेमाइन, जो कि 1943 में जो है स्टेबलाइज हुआ। ओके, तो 150 साल पहले ही 1943 में बंगाल का फेमाइन आप लोगों को देखने के लिए मिला, जो कि लास्ट मेजर आप लोगों का फेमाइन था। ओके, कॉजेस क्या होते हैं फेमाइंस के? तो ये देखिए, कॉजेस की बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया में इसका जो मेन कॉज है दैट इज अ सर्व ड्राउट कंडीशन। क्या करना? सर्व करना किसको? ड्राफ्ट कंडीशन को। ओके, जिस कंडीशन जहां पर क्या हो रही, बिल्कुल बरसात नहीं हो रही, नो क्रॉप मिल रहा है ना, फूड शॉर्टेज हो रहा है, तो वहां पर आप लोगों को फेमाइन देखने के लिए मिलता है ना। तो कारण क्या है इसके? तो भाई बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है तो सूखा पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसमें बिल्कुल बारिश नहीं हो रही तो किसी टाइप की कोई भी क्रॉप आप लोग वहां पर नहीं उगा सकते। फिर वहां अगर कोई क्रॉप नहीं हो रही तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहां के लोगों में क्या देखने के लिए मिलेगा? फूड शॉर्टेज देखने के लिए मिलेगा। देन वहां पर हम लोग देखेंगे कि दैट द कंडीशन ऑफ दिस ऑफ फेमाइन। ओके, तो फिर वहां पर आप लोगों को फेमाइन देखने के लिए मिलता है, तो ये कॉज होता है। देन स्टेप्स टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्टेप कौन कौन से लिए गए फेमाइन कमीशन के लिए? तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि द फेमाइन कमीशन 1880 एंड द फर्स्ट इरिगेशन कमीशन 1928 स्टेट्स ऑन इंकरेजिंग प्राइवेट इरिगेशन वर्क्स लाइक वेल टैंक्स एंड स्मॉल कैनाल, है ना। उन लोगों ने स्टेप लिया और इनकरेज किया प्राइवेट इरिगेशन वर्क्स के लिए, और उनको बताया कि आप लोग अपने घरों के आसपास में जो है वेल्स बना लो, टैंक्स बना लो, या फिर कुछ छोटे छोटे स्मॉल कैनाल्स बना लो। जिससे क्या होगा, इसका जो एम होगा, जो स्टेप्स ली गई थी उसमें जो एम रखा गया था दैट इज अ प्रिवेंट फेमाइन बाय इंश्योरिंग वाटर इवन इन ड्राई पीरियड। कि भाई जब आपका सूखे का क्षेत्र बने या सूखे के समय आए तो उस समय में क्या है, आप लोग इसके थ्रू जो है मेंटेन करके चल सकते। तो फेमाइन कमीशन और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में ये आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। तो 1880 एंड 1928 ये वाला डाटा आपको याद करना है। इसमें एम्फेसाइज किया गया, प्रमोशन किया गया किसका? प्राइवेट इरिगेशन वर्क का। और उसके थ्रू जो है वेल और टैंक्स बनाने के लिए बोला गया, पब्लिक को स्मॉल कैनाल्स बनाने के लिए बोला गया ना। तो 150 साल पहले जो है लास्ट आपको देखने के लिए भी मिला। तो इस तरीके से कंटेंट आप लोगों को याद होना चाहिए। जो भी कंटेंट आप लोग जैसे पीडीएफ पढ़ने बैठ रहे हो तो डायरेक्टली बस आपको बोलते आना चाहिए, जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ ना वैसा आप लोगों को बोलना आना चाहिए, क्योंकि मैंने 100 बार पढ़ चुका है ये चीजों को, है ना। तो वैसे ही आप लोगों को भी जो है क्लियर क्लियर बार बार पढ़ते रहना, रिवाइज करोगे जब ही तो पढ़ पाओगे। कंटेंट देखा और बता दो कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा हुआ होगा, और याद रहना पड़ेगा फॉर द एग्जाम क्रैकिंग। अगर आप टीचर बन रहे हो तो यू कांट क्रैक द कंडीशन, क्योंकि आपको फिर बहुत बड़े लेवल पे किताबें पढ़ना पड़ेगा, है ना, हमारे लिए चीजों को। तो अभी आप लोगों को उसमें पीएचडी नहीं करना है ना कंटेंट में,
अब एग्जाम क्रैक करने के लिए जितना पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो कवर करो बस। देन तो आप लोग पीएचडी कर ही रहे होंगे ना, स्टूडेंट्स तो हैं उसी क्षेत्र के, तो फिर आप लोग वही चीज़ों को देखो, प्रोफेसर बनो, है ना, वो चीज़ों में फिर और अच्छे से चीज़ों में आप जो है जा करके फिर चीज़ों को आप लोग वो करते हो ना, बड़े पैमाने पे उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें फिर देखने के लिए। नाउ कम्स इनटू द इरिगेशन प्रोजेक्ट, कि there is a some irrigation project that will be helpful for you. Irrigation projects consist mainly of engineering and hydraulic structure designed to collect, convey and deliver water to crop growing area. इरिगेशन प्रोजेक्ट क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट का सबसे पहले आप मतलब समझ लीजिए कि भाई इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब यही है, इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट है, ऐसा तो नहीं होता। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट एक ऐसा इंजीनियरिंग सिस्टम है जो पानी को कलेक्ट, कन्वे और डिलीवर करता है उन एरियाज में जहां क्रॉप ग्रो की जाती है। ओके, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट इसीलिए बनाए जाते हैं, है ना। कहीं कहीं पे कई जगह पर वाटर अवेलेबल नहीं होता, और उस समय में क्या होता है, आप लोग अगर खेती करना चाहते हैं तो इजीली अवेलेबल कराने के लिए फिर इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया। तो यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया कि वाटर को कलेक्ट करना, कन्वे करना और डिलीवर करता है किसमें, उन एरियाज में जहाँ पर क्रॉप ग्रो किया जाता है ना। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। दिस प्रोजेक्ट्स कैन वेरी वाइडली इन स्केल। ओके, ये जो है बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। लाइक पहला आप लोगों को स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलता है, सेकेंडली आप लोगों को लार्ज प्रोजेक्ट इसमें देखने के लिए मिलते हैं। जब आप बात करेंगे स्मॉल प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में क्या है, स्मॉल डाइवर्जन लाइक वेयर, पंपिंग प्लांट, माइनर डिचेस और छोटी कंट्रोल स्ट्रक्चर इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। वेयर, सिंपल पंपिंग प्लांट, स्मॉल चैनल केनाल और माइनर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इस सब चीज़ों के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं इरिगेशन के लिए, है ना, कि भाई आपने वेयर बना दिया और रास्ता मोड़ दिया पानी का तो वो खेतों तक जा रहा है, तो दैट्स स्मॉल प्रोजेक्ट। फिर जो बड़े पैमाने पर होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं लार्ज प्रोजेक्ट। लार्ज प्रोजेक्ट क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो देखिए लार्ज प्रोजेक्ट जो इंक्लूड करते हैं, लार्ज स्टोरेज डैम। ओके, बड़े पैमाने पर स्टोर करके रखते हैं डैम्स को। रिजर्वायर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। 100 ऑफ किलोमीटर्स के कैनाल्स आप लोगों को बनाने होते हैं। ऑप्टन मल्टीपर्पज फ्लड कंट्रोल, हाइड्रो पावर जनरेशन आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो देखिए दो टाइप के आपके प्रोजेक्ट होते हैं, अभी तो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, उस चीज़ों को भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि किन चीज़ों के बारे में सर बात करें, है ना। तो स्मॉल डिटेल्स एंड लार्ज प्रोजेक्ट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, बेस्ड ऑन द कल्चरल कमांड एरिया। मैंने जब पॉइंट डिस्कस किया था तो सीसीए का फुल फॉर्म मैंने बताया नहीं था। तो सीसीए मतलब होता है कल्चर्ड कमांड एरिया। ओके, कल्चरल कमांड एरिया। अभी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं, दिस प्रोजेक्ट्स इरिगेट एन एरिया ऑफ मोर देन 10,000 हेक्टेयर, लाइक सीसीए इज ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर। ओके, दिस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट जो होते हैं, ये जो है एक एरिया जिसका 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा, वहाँ पर ये आप लोगों के मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट आप लोगों के देखने के लिए मिलते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सीसीए यहाँ पर बार बार यूज होगा। सीसीए का फुल फॉर्म होता है वो एरिया जो रेगुलरली इरिगेशन के लिए अवेलेबल होता है एंड वेयर क्रॉप आर ग्रोन। ओके, एक ऐसा एरिया जो कि रेगुलरली इरिगेशन के लिए अवेलेबल है। ओके, तो कल्चर कमांड एरिया जो है रेगुलरली हम इरिगेशन करते हैं और जो अवेलेबल भी होता है, और जहाँ पर क्रॉप हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वो हमारा कल्चरल कमांड एरिया होता है। अब इसमें जो है मेजर इरिगेशन में बात किया था तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का सीसीए इसमें होना चाहिए आप लोगों का। टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ह्यूज स्टोरेज रिजर्वायर, फ्लो डाइवर्सन स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क। और टिपिकली ये बहुत बड़े पैमाने पे आप लोग का होता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी इसमें हम लोग देखते हैं, सर्विंग एडिशनल फंक्शन सच एज फ्लड कंट्रोल एंड हाइड्रो पावर जनरेशन ऑल्सो। तो हाइड्रो पावर जनरेशन के भी जो है इनको भी सर्व करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग उस पर आते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, जैसा मैंने यहाँ पर लिखाया वैसा ही लिखोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। इफ यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा माइंड ऑफ योर, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, जहाँ जितना यहाँ पे लिखा है उसके बेसिस पे आप लोगों को लिखना है। ओके, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें इंडिया में, तो प्रोजेक्ट का सबसे पहले हम लोग नाम देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिवर देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेट की बात करेंगे, देन क्रॉप कल्चर्ड कमांड एरिया की बात करेंगे, और ईयर ऑफ कंप्लीशन, किस ईयर में वो कंप्लीट हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट का नाम, कौन सी रिवर में, कौन से स्टेट में, कल्चर्ड कमांड एरिया कितना हेक्टेयर का इसका है, और कितने ईयर में कंप्लीट हुआ था बन करके, इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहला जो आता है दैट इज अ ग्रेटर दैट इज अ भाखरा नागल डैम। सुना है आप लोगों ने भाखरा नागल प्रोजेक्ट ऑफ इरिगेशन। ये सबसे बड़ा आप लोगों का इरिगेशन प्रोजेक्ट था जो कि सतलज रिवर में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। भाखरा नागल इरिगेशन प्रोजेक्ट सतलज रिवर में बना है। किन से स्टेट में है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्टेट में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। और 1963 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, तो भाखरा नागल विल बी यूजिंग देयर ना। सतलज रिवर पे पंजाब हिमाचल प्रदेश में 4 करोड़ है। ओके, 4 करोड़ कल्चरल कमांड एरिया पे इसका जो है फॉर्मेशन किया गया। ओके, नहीं नहीं नहीं, 4 करोड़ नहीं, 40 लाख है एक्चुअली। थोड़ा सा मिस रीडिंग हो गई। दूसरा प्रोजेक्ट था 20 प्रोजेक्ट जो है, ये इसका जो रिवर है ये 20 रिवर पे ही हमारा बना हुआ है। इसका अगर हम लोग स्टेट देखें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में आप लोगों को ये प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलता है। टोटल 21 लाख सीसीए है ना कल्चर्ड कमांड एरिया में ये जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। हेक्टेयर में हम लोग इसको मेजर करते हैं, है ना। तो 21 लाख हेक्टेयर में आप लोगों को ये 20 रिवर पे बना हुआ एरिया देखने के लिए मिल रहा है। 1974 में ये स्टार्ट हुआ था, है ना। तो 1974 में ये बना था, ये चीज बताइए। थर्ड आपका आ जाता है इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी जो है ये सतलज एंड बीस दोनों रिवर में बना हुआ है। ओके, बीस रिवर और सतलज रिवर दोनों में इसका ये रिवर पे बना हुआ है। इसके लिए स्टेट की बात करें तो बेसिकली ये जो आप लोगों को इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलता है पंजाब में बना हुआ है। केवल 5,28,000 हेक्टेयर लैंड हेक्टेयर पे आप लोगों का ये सीसीए पे आप लोगों का बना हुआ ना। ये कल्चर्ड कमांड एरिया के बेसिस पे 5,28,000 हेक्टेयर तक में ये बना हुआ दिखता है हम लोगों को। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1965 में। 1965 में बेसिकली ये चीज आप लोगों को देखने के लिए मिली थी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट था कोसी। कोसी जो प्रोजेक्ट है दैट इज फ्रॉम द बिहार एंड नेपाल। 8,48,000 हेक्टेयर में आप लोगों को कोसी रिवर पे देखने के लिए मिलता है। 1954 में ये जो है ईयर में ये बना था। तो कोसी रिवर में 1954 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट हीराकुंड। हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है ये महानदी पे बना हुआ है। ओडिशा में आप लोगों को ये नदी देखने के लिए मिलती है कि 10 लाख हेक्टेयर तक का लैंड है इसमें, सॉरी 10 लाख हेक्टेयर तक सीसीए इसमें देखने के लिए एरिया मिलता है। कितना तक फैला हुआ है? 1957 में ये बन करके तैयार हुआ। ठीक है, अगला है तुंगा भद्रा। तुंगा भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट ये था तुंगा भद्रा रिवर पे और कृष्णा रिवर पे। देर इज अ टू टाइप्स ऑफ रिवर्स विल बी हेल्पिंग हियर, तुंगा भद्रा एंड कृष्णा रिवर, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहा है। और एरिया की बात करें तो 5,74,000 एरिया में ये बना हुआ है। एंड 1953 में ये बन करके तैयार हुआ था। तो एरिया वाइज ये इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो ये आप लोगों को एग्जाम के लिए चीजें याद होगी। कितना फैक्ट है, बहुत ज्यादा फैक्ट है, लेकिन हम लोगों को करना पड़ेगा। अभी 100 दिन बिल्कुल आप लोग कंटिन्यूसली स्टडी करिए, बिल्कुल आप लोग इजीली क्रैक कर लेंगे एग्जामिनेशन को। दैट विल बी गारंटीड फ्रॉम माय साइड। अगर आप करते हैं तो एग्जाम में क्लियर हो जाएगी, अगर नहीं करते हैं तो फिर तो आप लोग के पीछे और वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का। फिर कोर्स लोगे, फिर चीजें पढ़ोगे, फिर देन आप लोगों के साथ ही चीजें होगी। ये बार बार करने से अच्छा है एक बार पढ़ के खत्म करके हम लोग को फिर आगे बढ़ना है। नागार्जुन सागर दैट इज अ कृष्णा रिवर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तेलंगाना में आप लोगों का ये बना हुआ है। स्टेट की बात करें तो 13,13,000 एरिया में ये फैला हुआ है। 1960 में बन करके तैयार हुआ था। नागार्जुन सागर तेलंगाना में बना हुआ है कृष्णा रिवर। ठीक है, दूसरा चंबल इरिगेशन प्रोजेक्ट। चंबल इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑब्वियस की बात है चंबल रिवर पे बना होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसका एरिया की बात करें तो 15 लाख हेक्टेयर तक का एरिया इसने कवर करा हुआ है। साथ में 1960 में बन के ये भी तैयार हुआ। चंबल रिवर पे बना हुआ है और ये 1960 में बन करके तैयार हुआ था। तो ये चीज भी आप लोगों की यहाँ से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट था आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट आपका दामोदर रिवर पे देखने के लिए मिलता है। झारखंड और वेस्ट बंगाल साइड्स में आप लोगों को ये देखने के लिए मिला है। अगर इसके एरिया की बात करें तो 8,23,700 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये बना हुआ है। 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो 1948 में फॉर्मेशन इसका देखने के लिए मिलता है।
ये इस तरीके से। नेक्स्ट गंडक, गंडक इरिगेशन प्रोजेक्ट गंडक रिवर पे ऑब्वियसली बिहार और उत्तर प्रदेश में, स्टेट वाइज अगर बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में गंडक रिवर पे बने हुए। टोटल एरिया जो है इसका 16,51,700 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया ये कवर करता है, और 1970 में इसका फॉर्मेशन हुआ। तो 1970 में इसका फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिला। ओके, ग्रेट। थोड़ा देखते हैं हम लोग। गंडक की बात किया था मैंने, गंडक इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है गंडक रिवर पे बिहार और उत्तर प्रदेश में आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। 16,51,700 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, 1970 में बना हुआ था। क्लियर है? ओके, अगला है हमारा करकरा पर इरिगेशन प्रोजेक्ट। काकरा पर है ना, काकरा पर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ताप्ती नदी पर बना हुआ है, गुजरात स्टेट में स्टेबलाइज्ड है। एरिया की बात करें तो सबसे छोटा एरिया इसका है, लाइक 1,51,180 हेक्टेयर लैंड पे ये फैला हुआ है। 1954 में इसका फॉर्मेशन बन करके तैयार हुआ। ओके, नेक्स्ट कोयना, कोयना इरिगेशन प्रोजेक्ट था, कोयना एंड कृष्णा रिवर पे बना है। ओके, महाराष्ट्र में बना दिखता है हम लोगों को कि महाराष्ट्र में इसका एरिया देखने के लिए मिलता है। एरिया इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पर नहीं दिया गया है इसका एरिया, आप लोगों को पूछेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि इरिगेशन प्रोजेक्ट है लेकिन कहाँ से ये पूछता है। 1964 में इसका भी फॉर्मेशन हो गया था। ओके, नेक्स्ट मयूरकाशी, मयूरकाशी इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है मयूरकाशी रिवर पे बना हुआ है। स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल साइड्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। 2,40,000 हेक्टेयर लैंड पे फैला हुआ है। 1956 में ये बन करके तैयार हुआ था। तो मयूरकाशी इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो ये पोटेंशियल की बात करें, जो इरिगेशन पोटेंशियल का टॉपिक है ना, ये इसी में ये सारी चीजें हम लोग कवर करें। तो यहाँ से आपका इरिगेशन पोटेंशियल एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया विल बी एंड। ओके, तो ये चीजें आपकी है। ओके, नेक्स्ट मालप्रभा, मालप्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट, दैट इज द मालप्रभा रिवर पे बना हुआ है। कर्नाटका स्टेट में ये दिखेगा आपको। 2,18,191 हेक्टेयर लैंड ये एक्वायर किया हुआ है। 1972 में इसका जो है फॉर्मेशन बन करके तैयार हुआ था। तो ये देखने के लिए मिला। कंगा बाती, कंगास बाती इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कंगास बाती है रिवर पे और कुमारी रिवर पे आप लोग को देखने के लिए मिलता है। सर कौन से स्टेट में? तो वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। 3,48,477 इसका हेक्टेयर लैंड जो है सीसीए के फॉर्म में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इतने एरिया में ये फैला हुआ है। ओके, जब हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं तो विल टेक अ सीसीए देयर। ओके, तो इतने एरिया में फैला हुआ है। 1956 में ये बन करके तैयार हुआ था। तो कंगास बाती प्रोजेक्ट ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट यहाँ से बन रहा है। 3,48,477 वर्ग में फैला हुआ। ओके, तो ये इस तरीके से आप लोगों के प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो ये पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप लोग को याद रखना। तो इसमें मैंने जितने भी बताया आप लोग को लिखना है, देन याद रखना है, या तो इसका एक टेबल बना लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जाता है रिपीट पैटर्न पे। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के बारे में, जो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के तो हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करें। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। ओके, वाटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का किस तरीके से किया जाता है अगर इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, तो मीडियम एंड माइनर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम लोगों ने मेजर की बात कर लिया, अब मीडियम और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट की, ओके, तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें जो कल्चरल कमांड एरिया होना चाहिए। कल्चरल कमांड एरिया मैंने बताया कि जिसमें डेली इरिगेशन कर रहे हैं हम लोग, वो एरिया। ओके, तो इसका जो एरिया होना चाहिए ये बिटवीन होना चाहिए किसके बीच में? 10,000 से 2,000 हेक्टेयर के बीच में। अगर पहले मैंने मेजर की बात किया था तो 10,000 से ज्यादा होगा तो वो एरिया किस में आएगा? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का एरिया आएगा। वैसे ही अगर 10,000 से 2,000 हेक्टेयर के बीच में है सीसीए, तो उस कंडीशन में ये मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होंगे। ओके, दिस प्रोजेक्ट आर जनरली मल्टीपर्पज सरफेस वाटर प्रोजेक्ट, है ना, जो मल्टीपर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग पर्पज, सिंकिंग पर्पज, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इरिगेशन, ये सारे जो मल्टीपर्पज वर्क होते हैं वहाँ पे हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का यूज करते हैं। मैं इंक्लूडेड लार्ज लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स, है ना, लिफ्टिंग वाटर बाय पंप।
ओके, ये इस तरीके की जो स्कीम्स होती है हम लोग इसमें बहुत सारी स्कीम्स को इंक्लूड करते हैं। ओके, की कंपोनेंट की बात करें तो मीडियम साइज स्टोरेज रिजर्वायर, डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स, डाइवर्जन नेटवर्क, कैनाल्स एंड चैनल्स, ये आप सभी को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का ये चीजें होती है। तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में आप लोगों को एक कवर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डाइवर्जन स्ट्रक्चर और मीडियम साइज शॉर्टेज रिजर्वायर विल बी हेल्पिंग यू देयर। ओके, तो ये चीजें देखने के लिए मिलती है। अगला माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, अगला क्या है हमारा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है ऐसा प्रोजेक्ट जिसका सीसीए कल्चरल कमांड एरिया 2000 हेक्टेयर का हो, ओके, इक्वल्स टू द 2000 हेक्टेयर। तो वो प्रोजेक्ट क्या होता है हमारा, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। मेन सोर्सेज की बात करें वाटर के तो टैंक हो गया, स्मॉल रिजर्वायर हो गया, ग्राउंड वाटर पंपिंग हो गया, लाइक ट्यूबवेल्स, डग वेल, ये इस तरीके के जो सोर्सेज होते हैं वाटर के, ये आप लोगों के जो हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो माइनर इरिगेशन में टैंक, स्मॉल रिजर्वायर, ग्राउंड वाटर पंपिंग आप लोगों को देखने के लिए। ओके, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट विद इन द कमांड एरिया ऑफ मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट। ओके, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है एग्जिस्ट करते हैं कमांड एरिया और ऑफ मेजर और मीडियम के द्वारा, है ना। तो मेजर और मीडियम से भी अगर कम हो रहा है तो माइनर होगा। टिपिकली फोकस्ड ऑन स्मॉलर स्केल इरिगेशन। ओके, ये क्या करते हैं जब छोटे क्षेत्रों में हम लोगों को इरिगेशन करना होता है तो वहां पर ये यूज होते हैं ना, वहां पर आप लोगों को यूज करने के लिए मिलते हैं। ये चीजें आप लोगों की देखने के लिए मिली। एक मेजर या मीडियम प्रोजेक्ट के अंदर भी माइनर इरिगेशन यूनिट्स होते हैं। ओके, ये चीज आप लोगों को याद रखनी। क्लियर है। नाउ डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन इरिगेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हमारी क्या होती है, एक डायरेक्ट इरिगेशन मेथड होती है। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो इरिगेशन मेथड्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। कैसे सर? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इरिगेशन मेथड के बारे में। डायरेक्ट इरिगेशन मेथड क्या होती है, जिसमें वाटर क्या होता है डायरेक्टली डाइवर्ट फ्रॉम द रिवर इनटू कैनाल यूजिंग स्ट्रक्चर सच एज वेयर्स एंड बैराजेस। ओके, क्या हो रहा है, पानी डायरेक्टली डाइवर्ट हो रहा है रिवर से कैनाल की ओर, और स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें वियर एंड बैराजेस बना के। नो स्टोरेज इज क्रिएटेड। ओके, यहाँ पर किसी टाइप का कोई स्टोरेज के लिए क्रिएट नहीं किया गया, डायरेक्टली आप इसको जो है वियर एंड बैराजेस बना के जो है पानी का रुख मोड़। लेकिन इसमें वहीं पर यूज किया जाता है जहाँ रिवर जो होता है पेरेनियल फ्लो होता है। दो टाइप की रिवर होती है, एक पेरेनियल रिवर होती है और एक नॉन पेरेनियल रिवर आपको देखने को मिलती है। तो अगर पूरा साल पानी है तो पेरेनियल रिवर, तो उस क्षेत्रों में जो डायरेक्ट इरिगेशन किया जाता है। ओके, तो नो शॉर्टेज स्टोरेज आपको यहाँ तो अटेम्प्ट करने दिया ही नहीं जाएगा। दूसरी चीज, जहाँ पर साल भर पानी है वहीं पे सप्लाई इसको देगा, है ना। जो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे उसी क्षेत्र में करेंगे जहाँ पर आप लोगों को साल भर पानी देखने के लिए मिलेगा। तो द रिवर हैज द पेरेनियल ईयर सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर, तो वहाँ पे सुटेबल ऑप्शन होता है। द एरिया इज फ्लैट एंड इवन लाइक डेल्टिक ट्रैक। ओके, जहाँ पर आपका टोपोग्राफी प्लेट है, जैसे डेल्टा रीजन, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, उस क्षेत्रों में आपको सुटेबल ये देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो रिवर वाटर डाइवर्टेड स्प्रेड इनटू द फील्ड ड्यूरिंग मानसून और स्टडी। ओके, तो ये जो रिवर का वाटर होता है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, डाइवर्ट किया जाता है मानसून और स्टडी फील्ड की ओर। ओके, ये दूसरा हमारा होता है बेटा इरिगेशन के लिए इनडायरेक्ट शॉर्टेज इरिगेशन मेथड, इनडायरेक्ट और स्टोरेज। ओके, इनडायरेक्टली भी होता है और स्टोर करके भी हम लोग इसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट मेथड में हम लोग इसको देखते हैं। क्या होता है पहले डेफिनेशन करते हैं। वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस द रिवर ड्यूरिंग द मानसून। What stored water is later released and diverted to field by a canal network in dry seasons, used where the river is non-perennial or the flow is insufficient during lean period, provides irrigation during dry month by using stored water. पानी स्टोर किया जाता है डैम में, डैम के पीछे। ओके, यूज्ड व्हेन रिवर सीजनल है ना, मानसून पे डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्टली जो है डैम्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और बड़े बड़े चीज डैम्स बना करके पानी को स्टोर करते हैं किसके पीछे, डैम के पीछे। हम लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े डैम रहते हैं, पानी को स्टोर करके रखता है फॉर द इरिगेशन प्रोजेक्ट, है ना। फ्लो इज इन एडुकेट इन ड्राई सीजन, इन एडिकुएट होता है ड्राई सीजन में। तो पानी को
स्टोर करके रखते हैं, और जब जब हमारे यहाँ पे सूखा पड़ता है बड़े, जब हमको स्पेशली जब हमारी खेती की जाती है तो उस समय जब पानी देना रहता है, जब हम उस डैम को क्या करते हैं, खोलने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट इरिगेशन मेथड हम लोगों को देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स की अब बात करेंगे। ओके, लास्ट में ये स्टेप्स हो गई। तो बेसिकली इसका जो पॉइंट था, इसमें दो पॉइंट आपको याद करना है कि इनडायरेक्ट एंड स्टोरेज इरिगेशन मेथड का ये बेसिक सा ये भी मतलब होता है कि जब मानसून सीजन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डैम बना के पानी को कलेक्ट करवाना है, और जब ड्राई सीजन आता है उसमें क्या करना है, केनाल सिस्टम से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करना है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये चीजें देखने के लिए मिलती है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स के बारे में। कौन कौन सी स्कीम्स है जो कि चलाई जा रही है। तो इरिगेशन स्कीम की बात करें तो सबसे पहला आपका सरफेस वाटर माइनर इरिगेशन स्कीम। ओके, जो सरफेस वाटर माइनर इरिगेशन स्कीम चलाई जा रही है, इसमें जो सोर्सेज है हमारे, वो है बेटा टैंक्स, है ना, बूंद बना के, बांध बना के पानी स्टोर करते हैं जिसमें हम लोग, वो टैंक्स होते हैं, है ना। ओके, जो टैंक्स होते हैं उसमें हम लोग टैंक्स में वाटर को स्टोर करते हैं। दूसरा स्मॉल रिजर्वायर होते हैं, कुछ छोटे छोटे स्मॉल रिजर्वायर में हम लोग पानी स्टोर करते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम भी इसके अंतर्गत होता है। तो सरफेस वाटर माइनर इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत टैंक बनाना, स्मॉल रिजर्वायर बनाना, और लिफ्ट, रिवर को लिफ्ट सिस्टम बनाना, है ना, रिवर से पानी को लिफ्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। ओके, इसमें हम लोग जो है टाइप्स की बात करें तो फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन, देयर इज टू टाइप्स ऑफ द टेक्निक्स यूज हियर। इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन को, जो कि नेचुरल फ्लो डाउनहिल के थ्रू हो रहा है। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लाइक वाटर पंप पंप सरफेस सोर्सेज, और इसमें हम लोग साथ ही में जो है हिली रीजन से जो हमारा पानी आ रहा है, वो ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन जो बह करके आ रहा है, वो भी इंक्लूड होता है इसमें सरफेस के वाटर माइनर इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत। दूसरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम भी इसके अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलती है, जिसमें क्या होता है, वाटर पंप फ्रॉम द सोर्सेज, वाटर को पंप किया जाता है किसके, सोर्सेज के द्वारा। तो ये चीजें हम लोगों को वहाँ पे बेहतर रूप में देखने के लिए मिलती है। कॉमन इन एरिया विथ undulating terrains, hills or regions where flow irrigation is typical. हिली रीजन लाइक नॉर्थ ईस्ट घाट सेंट्रल इंडिया में, वहां पर इन सभी चीजों का यूज किया जाता है, इस सरफेस स्कीम का यूज किया जा रहा है। वाटर टैंक मेड बाय बिल्डिंग embankments like bunds across depression in hilly area to collect rainwater। अंडुलेटिंग टेरेन जहाँ पर ग्रेविटी फ्लो एक्सेसिबल नहीं होता या नॉट पॉसिबल, वहां पर ये चीजों की प्रोजेक्ट के थ्रू इन स्कीम्स का यूज किया जा रहा है। ओके, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर माइनर इरिगेशन स्कीम भी आप लोगों की एक स्कीम होती है, जिसमें हम लोग ग्राउंड वाटर को पंप करते हैं सोर्सेज के थ्रू। लाइक हम लोग उसमें डग वेल्स बनाते हैं, डग कम बोर वेल्स बनाते हैं, सेलो मीडियम एंड डीप वेल्स हम लोग उसमें पंप करते हैं, और वहां पर हम लोग इनका यूज करते हैं, है ना। तो ग्राउंड वाटर माइनर इरिगेशन स्कीम्स में एक्यूफर बिलो द ग्राउंड, ओके, वाटर सोर्सेज होते हैं, कहाँ से मिलता है हमको, तो एक्यूफर जो हमारा ग्राउंड के अंदर बना है तो उससे पंप करना पड़ता है यूजिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डीजल पंप। ओके, उसके थ्रू हम लोगों को पानी मिलता है। डग वेल्स मतलब वही। ओके, ट्यूबवेल्स के थ्रू हम लोग पानी को लिखते हैं। वाटर इज लिफ्टेड यूजिंग पंप फॉर इरिगेशन। ऑब्वियसली बात है भाई, ग्राउंड वाटर से पानी निकालना है तो ऑब्वियसली बात है पंप लगेगा। लिफ्ट करने के लिए पंप की जरूरत होती है, तो लिफ्ट करने के लिए कंपोनेंट आप लोगों का ये चीज में देखने के लिए मिलता है ना। तो ये स्कीम लो रेनफॉल एरियाज में इंपॉर्टेंट है, जहाँ सरफेस वाटर नहीं मिलता। ओके, जहाँ पर सरफेस वाटर बिल्कुल नहीं मिल रहा है वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये इस तरीके से वाइडली यूज फॉर सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड एंड अनरिलायबल, ये चीज आप लोगों को याद है। जहाँ पर बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिल रहा है वहां पे आप लोगों का। इरिगेशन प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे बेसिस पे किया जाता है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, सीसीए, वाटर सोर्सेज और टिपिकल स्ट्रक्चर्स मेथड के मेजर, अभी मैंने बात किया था, है ना। अब यहाँ पर हम लोग समरी देखेंगे कि हमने जो जो चीजें पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ओके, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा हमने क्या क्या सीखा। तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, तो सीसीए के बेसिस पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और कौन कौन से वाटर सोर्सेज के थ्रू आपको देखने के लिए मिल रहा है। टिपिकल स्ट्रक्चर्स और मेथड्स क्या हो रही है उसके बारे में बात करें। सबसे पहला मेजर प्रोजेक्ट, जो मेजर प्रोजेक्ट होते हैं वो 10,000 से ग्रेटर देन होते हैं। लार्ज रिवर रिजर्वायर्स होते हैं, लार्ज डैम रिजर्वायर केनाल्स के थ्रू। मीडियम प्रोजेक्ट्स आप लोगों के होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियरली देखी है। फिर डायरेक्ट इरिगेशन की बात किया हम लोगों ने, इनडायरेक्ट इरिगेशन की बात किया, सरफेस माइनर इरिगेशन,
होता है, ग्राउंड वाटर माइनर इरिगेशन होता है ट्यूबवेल्स के थ्रू। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों की देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को सारी चीज़। फिर यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं। लैंड वाटर इंजीनियरिंग के अंतर्गत इरिगेशन कैसे क्लासिफाइड किया जा रहा है उसके बारे में बताइए। बेस्ड ऑन वाटर सोर्सेज एप्लीकेशन मेथड एंड सम एडिशनल फैक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वे ऑफ वाटर एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख लेना है, मैं इसमें पीडीएफ ऐड करूँगा जब आप लोग इसके बारे में पढ़ लेना। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें जितने भी हमने कवर कराया है सारी इंपॉर्टेंट है। कल से हम लोग ग्राउंड वाटर के बारे में स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। ओके, थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर विद द ब्रीफ नॉलेज। जो भी डाउट होगा डायरेक्टली पूछ लेना, कमेंट कर देना और डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना। कल के लेक्चर में हम लोग यहाँ से फिर दोबारा से उसके आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। और जिन भी स्टूडेंट ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, दे कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज एंड कोर्स ऑल्सो। ओके।